अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दोपहर के बज चुके हैं 12 और हम मिल रहे हैं दोबारा लेकर के हमारा डेली सीए सेशन। आज क्या तारीख है जी? आज है 25 जनवरी। अगर आप हिंदू पंचांग के हिसाब से देखेंगे तो पौष महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और आज है पूर्णिमा, फुल मून डे। और अब आज आखिरी दिन है पौष महीने का। अगला महीना जो चालू होगा, कौन सा है अगला महीना? माघ चालू हो जाएगा। चलिए जी, कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे हम शुरुआत, राइट। कल जाते जाते क्या क्वेश्चन आपसे किया गया था? हु विल रिसीव द भारत रत्न 2024? भारत रत्न अनाउंस किया गया था, किनको मिलेगा 2024 के लिए? द राइट आंसर इज कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा पॉस्थ्यूमसली, यानी मरणोपरांत। ये 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं, सोशलिस्ट रहे हैं और इनकी कल 100th एनिवर्सरी भी थी, बर्थ एनिवर्सरी, और उसी से पहले, एक दिन पहले ये अनाउंसमेंट आता है कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है जी, सबने राइट आंसर दिया है, ओके। कुछ एक पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन भी जो मैंने कल बीच बीच में आपसे पूछे थे, तो बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मैम उनको भी डिस्कस कर लिया कीजिए। तो यस, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड जो होता है, यानी लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी पीरियड, अगर हम लैंड मैमल्स की बात करें, ओवरऑल किसी भी मैमल की बात करें, तो एलिफेंट का होता है अराउंड 22 मंथ्स। ठीक है। देन एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन मैंने आपसे पूछा था कौन से 2 देशों के बीच में होती है? बिल्कुल सही आंसर है, इंडिया और यूएई के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। भारत रत्न 1954 में या सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सीवी रमन जी को भारत रत्न मिला हो, नहीं। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था जो सबसे पहली बार दिया गया था, और वो 3 लोग ये थे: सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी राजगोपालाचारी। सो दीज 3 वर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न, एंड ये तीनों ही, मजे की बात क्या है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, चलिए ये सारे डिस्कशन हो गए। आज बहुत सारे नए बच्चे जुड़े होंगे और कल भी इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको पता ही नहीं है कि सीए का टाइम चेंज हो चुका है, और वो सुबह 7 बजे से लेकर के क्लासेस ढूंढ रहे थे कहाँ है, फिर कमेंट में लिखते हैं बड़े इरेगुलर हो, क्लास ही नहीं डालते हो। सो टाइमिंग हो चुका है चेंज। प्लीज नोट कि अब जो डेली सीए है वो मंडे टू सैटरडे आया करेगा। कब आया करेगा? मंडे टू सैटरडे आया करेगा। कितने बजे? दिन के 12 बजे। क्यों, क्या, कैसे, वो सारा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। और 12:30 बजे आपकी टेलीग्राम के ऊपर डेली सीए प्रैक्टिस भी होती है, तो ये सेशन देखा करिए। टेलीग्राम पे जाकर के फटाफट क्विज किया कीजिए, 5-6 क्वेश्चन की क्विज होती है, और बंद करके रख दिया कीजिए, अगले दिन फिर उठाया करिए। या फिर अगर आपको पीडीएफ वगैरह पढ़ना होता है, रिवीजन की जरूरत हो, तो शाम को 15 मिनट पीडीएफ को दे दिया करिए, और आपके पूरे दिन के करंट अफेयर्स विल बी वेल टेकन केयर, और ज्यादा इसको डिवोट करने की जरूरत नहीं है। चलो आज कुछ बदलाव करें। वैसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस डेज के जो होते हैं सेशन के एंड में लेते हैं, आज हम प्रीवियस डेज को पहले ले लेते हैं, फिर आज की न्यूज़ पढ़ेंगे और आज का रिवीजन एंड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रीवियस डेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। एक्टिव मोड में आ जाओगे, है ना? कच्ची खरेक जीआई टैग्ड फ्रॉम विच स्टेट? कच्ची खरेक जो है वो कौन से राज्य से जीआई टैग की गई है हाल ही में? तो आंसर क्या होगा? कच्छ कहां पर है? तो उसी के नाम पे कच्ची खरक इसका नाम पड़ा है। कच्छ है गुजरात में, तो आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाउसेज आर टारगेटेड टू हैव रूफटॉप सोलर पैनल्स अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? कल हमने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में पढ़ा था, और उसमें देखा था कि इस योजना के तहत कितने घरों की छतों पे सोलर पैनल्स लगने हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कितने घरों की छतों पे? 1 करोड़, 1 crore हाउसेज टू हैव सोलर रूफटॉप पैनल्स एज पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है जी। विच 2 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन? एक्सरसाइज साइक्लोन का जो दूसरा एडिशन चल रहा है, उसके अंदर कौन से 2 देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करेंगे, एंड द राइट आंसर इज इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट, ओके। देन विच कंट्री हैज इनिशिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? एक अफ्रीकन नेशन है, कंट्री है, कौन सी कंट्री है? सोचिए। कैमरून ने स्टार्ट किया है दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। ओके जी। और अगला क्वेश्चन, अंडर विच प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब डिजाइन? ये जो आरोग्य मैत्री एड क्यूब है, जो कि दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हो। अयोध्या राम मंदिर में जब इनॉग्रेशन हुआ मूर्ति का और मंदिर का, तो उस समय इन पोर्टेबल हॉस्पिटल्स को भी लगाया गया था। तो ये जो अयोध्या मैत्री एड क्यूब है, कौन से प्रोग्राम के तहत, कौन से प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन किए गए हैं? किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आंसर क्या है उसका? प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। ओके, देन स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम,
विच रिसेंटली टच डाउन मून्स श्योली क्रेटर इज फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में किसी एक देश का स्लिम मिशन है जो कि मून पे श्योली क्रेटर के पास उतरा, कौन से देश का है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जापान का है, और जापान बन गया था 5th नेशन टू डू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ बिकॉज ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिविजन क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, सो ये हो गए हमारे पुराने क्वेश्चंस। अब आज की कहानी शुरू करेंगे। तो आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे डेली सीए में उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। बैठ करके सारे नोट्स उतारने की जरूरत नहीं है मेरे ओपिनियन में, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस अपना है और उस पर करीब 2.5 लाख से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। ये देख लीजिएगा बिकॉज बहुत सारे स्पैम चैनल्स बने हुए होते हैं, तो आप इधर उधर मत चले जाइएगा, वहाँ नहीं मिलेगा। सो परचम टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश वाला जो पीडीएफ होता है सेशन अपलोड होते ही डाल दिया जाता है, हिंदी वाला आपको 3 PM तक मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। अगर आपको वीकली या मंथली सीए मैगजीन लेनी है तो उसके लिए आपको parchamclasses.in पे जाना होगा, नॉमिनल सा अमाउंट देना होगा और आप ये मैगजीन्स वहां से ले सकते हैं। अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हैं तो सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। इकोनॉमिकल कन्वीनियंट ऑप्शन है, परचम ऐप पे मिल जाएगा, जिसमें सारा करंट अफेयर हम जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, जो भी आप पढ़ते हो सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। जब आप खरीदोगे तब से लेके 1 साल तक आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसमें पूरे 2024 के पीडीएफ्स आ जाएंगे। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स ये भी चाहिए तो पीडीएफ बैंक भी ले सकते हो, दोनों परचम ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है जी। ओके, पिछले पूरे साल की अगर करंट अफेयर तैयार करनी है, अप टू डेट करनी है, कैटेगरी वाइज करनी है, मेन सारी चीजें आ जाए, मेन नहीं, पूरी तरह से सारी चीजें आ जाए, तो आप करंट अफेयर ईयरबुक की तरफ जा सकते हो। 2024 एडिशन है जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2023 कवर किया गया है। परचम ऐप और वेबसाइट दोनों पे ही अवेलेबल है। सैंपल दिया गया है, सैंपल चेकआउट कर लीजिएगा परचम ऐप से। और फिर भी अगर कोई क्वेरी कंसर्न हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस, और यू कैन चैट इन ऐप ऑल्सो, ठीक है। चलो, ओके, आज यानी कि 25 जनवरी को तीन इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमको देखने हैं। सबसे पहला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का नेशनल वोटर्स डे। आज कौन सा दिन आ रहा है? नेशनल वोटर्स डे है आज, मतदाता दिवस है आज। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो सीधे ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी आपको पता ही है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले आता है नेशनल वोटर्स डे। टूरिज्म डे भी आता है, बिल्कुल अभी देखेंगे। सो 14th नेशनल डे इस बार मनाया जा रहा है, नेशनल वोटर्स डे इस बार मनाया जा रहा है। और ये कब से मनाते आ रहे हैं हम? 2011 से। तो इसके हिसाब से 14th एडिशन है नेशनल वोटर्स डे का। इस दिन 25 जनवरी को, इसी दिन 1950 में हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आया था, उसका फाउंडेशन हुआ था, इसलिए इसको मनाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो बता दो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इस बार की थीम क्या है नेशनल वोटर्स डे की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये पिछले साल भी यही थीम थी, इस साल भी यही थीम है, उसी को कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं तो पक्का वोट दूंगा। सो अब जनरल इलेक्शंस आने ही वाले हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, 18 साल के हो चुके हैं, अपना वोटर ID नहीं बनाया तो बनवा लीजिएगा, अभी हर जगह बन रहे हैं। ओके, इसी के उपलक्ष्य में ना एक कार्यक्रम भी रखा जाएगा आज, और उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, फटाफट हम देखेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट रहेंगी, जो नेशनल फंक्शन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज जो कर रहा है आज वोटर्स डे के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के अंदर, राइट। और वो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड फॉर द ईयर 2020 भी देंगी, तो आज दिए जाएंगे, हम कल की न्यूज में उनको देखेंगे। उसी के साथ साथ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप भी इशू या रिलीज की जाएगी। उसकी थीम क्या रहेगी? इंक्लूसिव इलेक्शंस। किस थीम के ऊपर कॉमेमोरेटिव स्टैंप्स? कॉमेमोरेटिव मतलब कोई भी बड़ी चीज होती है। क्यों कॉमेमोरेशन किया जा रहा है? बिकॉज इस बार 75th एनिवर्सरी हो गई है, 75th ईयर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एग्जिस्टेंस में आने का। 1950 में बना था ना, इस बार हमारा 75th रिपब्लिक डे भी होगा, गणतंत्र भी होगा दिवस। तो इसी की एवज में या इसी के उपलक्ष्य में कॉमेमोरेट करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए हम स्टैंप निकाल रहे हैं, और उसका थीम क्या है? इंक्लूसिव इलेक्शंस, ठीक है। और एक शॉर्ट वोटर अवेयरनेस फिल्म भी लॉन्च की जाएगी, माई वोट माई ड्यूटी। किसने बनाई है ये? राजकुमार हिरानी जी ने इस मूवी को बनाया है, शॉर्ट फिल्म को, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आज का जो इवेंट होगा उससे रिलेटेड। अगले इंपॉर्टेंट डे पे आते हैं। तो वोटर्स डे हो गया 25 को। एक और डे कौन सा आता है? नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म डे, अब बाहर वोट देने निकले हो तो घूम फिर भी लो थोड़ा, राइट। तो 25 जनवरी को ही आता है नेशनल टूरिज्म डे। देखते हैं जी,
सो 1948 से वेबसाइट्स बताती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी, कि हम टूरिज्म डे मना रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। जर्नी कैसी हो? सस्टेनेबल होनी चाहिए, तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इस बार थोड़ा जोर है। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट दिन आता है आज, एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश का स्टेट फाउंडेशन डे। सो हिमाचल प्रदेश आज के दिन यानी 25 जनवरी को मनाता है अपना स्टेट फाउंडेशन डे, और उसी से जुड़ी हुई खबर देख लेते हैं। 54th स्टेटहुड डे है इस बार हिमाचल प्रदेश का। 1971 के अंदर ये 18th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह एग्जिस्टेंस में आया था। कब? 1971 में। और जब बना था तब कौन से नंबर का राज्य बना था? 18th नंबर का बना था हिमाचल प्रदेश। उससे पहले भी अगर आप देखोगे, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हिमाचल प्रदेश प्रोविंस एग्जिस्टेंस में आता है 1948 में, राइट। इसमें जितने भी हिली प्रोविंसेस थे, 30 प्रोविंसेस करीब, इसमें हिली प्रिंसली स्टेट्स जुड़ते हैं और एक हिमाचल प्रदेश प्रोविंस बनता है। फिर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी भी बना था नवंबर 1 1956 को, और फिर जाकर के 71 के अंदर 25 जनवरी को इसको स्टेटहुड दिया जाता है, और इसी दिन को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे की तरह। क्लियर हो गया? चलें आगे। ऑल राइट, चलिए अगली जो खबर आ रही है, हलवा सेरेमनी। तो हलवा क्यों बांटा जा रहा है? हलवा सेरेमनी एक ऑफिशियल सेरेमनी होती है जब भी बजट बिल्कुल लॉक इन स्टेज के लिए जा रहा होता है, उस पर फाइनल डिस्कशंस होने हैं और उसके बाद लॉक कर दिया जाएगा, उससे जस्ट पहले हलवा सेरेमनी होती है। ठीक है, सो हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं हलवा बांट रहे हैं सबको। हलवा सेरेमनी हेल्ड फॉर इंटरिम यूनियन बजट 2024। अब आप एक नया वर्ड यहाँ देख रहे हो, इंटरिम बजट। तो नॉर्मली जो बजट होता है वो फुल फ्लेजेड बजट होता है, पूरे साल के लिए होता है। ये इंटरिम बजट है। क्यों है? क्योंकि अभी जनरल इलेक्शंस लाइंड अप हैं, राइट। तो अभी ये जो बजट देंगे पूरे साल के लिए देने का तो सेंस ही नहीं है। क्या पता सरकार बदल जाए, प्रोविजन तो यही लेके चला जाएगा, बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती। इसलिए इस बार जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट आएगा। मैं और इसके बारे में बताऊंगी, पहले हलवा सेरेमनी एंजॉय करते हैं। सो हलवा सेरेमनी फाइनल स्टेज ऑफ बजट प्रेपरेशन प्रोसेस को दर्शाती है कि भाई अभी मोटे मोटे तौर पे बातें हो गई हैं, अब फाइनल स्टेज होने जा रही है, उसके जस्ट पहले मुंह मीठा कर लीजिए। और ये श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनके प्रेजेंस में हुआ। साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो हैं डॉक्टर भागवत किशन राव करड़, ये दोनों लोगों की प्रेजेंस के अंदर ये हलवा सेरेमनी हुई है। ठीक है, सो इट इज परफॉर्म्ड एवरी ईयर। ऑब्वियसली बजट हर साल आता है, तो एवरी ईयर बिफोर द लॉक इन प्रोसेस ऑफ बजट प्रेपरेशन बिगिंस। जब लॉक इन प्रोसेस शुरू होने जा रहा होता है, हुआ नहीं होता है, यानी बजट फाइनल नहीं हुआ होता है, फाइनल होने जब जा रहा होता है उसके पहले की जाती है। क्लियर हो गई ये बात? लॉक इन के पहले। ऑल राइट, चलिए। सो नॉर्मली एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल बजट आता है जो पूरे साल का रोड मैप तैयार करता है, कहाँ कहाँ कितना खर्चा होगा और पिछले साल कहाँ कहाँ हुआ, कितना आगे होगा, पॉलिसीज निकाली जाती हैं, स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं पूरे फिस्कल ईयर के लिए, राइट। लेकिन जो इंटरिम बजट होता है, जिसको वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। ये ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान लाया जाता है। ट्रांजिशनल यानी जब सरकार बदल रही हो सकती है, यानी इलेक्शंस जब होते हैं, अनाउंस होते हैं। सो इस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कुछ लिमिटेशंस लगा देता है कि भाई आप बड़े बड़े कुछ वादे नहीं कर सकते हो, बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं ला सकते हो, बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते हो। तो इंटरिम बजट लाया जाता है कि भाई अब जितना कार्यकाल बचा है इस टर्म का, उसमें हमें कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ लगाना है, बस इसी डिस्कशन को करते हुए इंटरिम बजट लाया जाता है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, फुल फ्लेजेड बजट और इंटरिम बजट। गवर्नमेंट प्रपोज ही नहीं कर सकती, ना तो कोई पॉलिसी रिफॉर्म, ना मेजर टैक्सेस, ना बड़ी बड़ी स्कीम्स, कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये वोटिंग के ऊपर असर डाल सकता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। सो इंटरिम बजट जो है वो कब आता है? बजट उसी तरह से इंटरिम बजट आएगा 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है, और इस बार पेपरलेस फॉर्म के अंदर होगा। यूनियन बजट की मोबाइल ऐप है, उस पर पूरा बजट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा जा सकता है जब फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर देंगी उसके बाद। ओके, और फुल बजट जो है वो कब आएगा? इलेक्शन जब हो जाएंगे और हमारा मॉनसून सत्र जो होगा, मॉनसून सेशन जब होगा, राइट। तो जुलाई के अंदर फाइनल बजट जब नई सरकार जो भी बनेगी वो लेकर के आएगी। ओके, चलिए अगली खबर। अब आप बोलोगे मैम ये फोटो तो कल भी देखी थी। हाँ, ये फोटो कल भी देखी थी, बिकॉज कल हमने पढ़ा था कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता लाए गए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, वहां 3 शावक यानी 3 कब्स का जन्म हुआ है। लेकिन ये न्यूज़ जब सब जगह छपी तो हमारे जो भूपेंद्र यादव जी हैं यूनियन मिनिस्टर,
उन्होंने बोला कि नहीं भाई 3 नहीं 4 शावक ने जन्म लिया है, बिकॉज जो रेंजर्स वगैरह थे जब वो पास गए उस चीता के तो देखा कि 3 नहीं 4 शावक है। बस ये एक न्यूज़ है, तो इतना अपडेट कर लीजिएगा कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीता ने 3 नहीं 4 कब्स को जन्म दिया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, जो बच्चे कल नहीं थे, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क आता है, जहाँ से कूनो नदी जाती है और इसलिए इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ओडिशा की तरफ रुक करते हैं, स्टेट न्यूज़ चल रही हैं अभी सारी, है ना। ओडिशा की तरफ चलते हैं। ओडिशा टू एस्टैब्लिश मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अपने तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी कौन सा राज्य शुरू करेगा? ओडिशा शुरू करेगा। अब आप इससे थोड़ा तो समझ ही गए होंगे मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होते हैं। जिनके जो ब्लैक स्ट्राइप्स है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक होती हैं, ओके और इसलिए मेलेनिन, जैसे स्किन के पिगमेंटेशन मेलेनिन से रिलेटेड होता है ना, तो इसी तरह से यहाँ भी समझ लीजिए मेलेनिस्टिक टाइगर जो थोड़ा ज़्यादा डार्कर होता है कंपेयर टू अदर टाइगर्स, बिकॉज इसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो इतनी थिक हो जाती हैं, आपस में मर्ज दिखती हैं। तो ओडिशा शुरू करेगा वर्ल्ड की पहली अपने तरह की मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये बारीपाड़ा जो एरिया है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे इसको शुरू किया जाएगा सफारी को। और ये जो एरिया है सिमलीपल टाइगर रिजर्व के काफ़ी पास है। ठीक है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व मेलेनिस्टिक टाइगर्स का अकेला होम है इन द वाइल्ड, यानी अगर नेचुरल परिवेश में, जंगली परिवेश में मेलेनिस्टिक टाइगर्स कहीं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? सिमलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सफारी के अंदर टाइगर्स रखे जाएंगे, भाई सफारी आ रही है तो दिखने भी चाहिए ना, तो थोड़े बहुत वाइल्ड से ऐसे लाए हुए जो अब वाइल्ड में शिकार करने लायक नहीं है, या ऐसे जो कि जू में थे पर अब हम उनको इस खुले एरिया में रख दें, तो ऐसे करके नंदन कानन जू हो गया। और ऐसे ऑर्फन टाइगर जिनको छोड़ दिया था उनकी माँ ने, या माँ की डेथ वेथ हो गई होगी, तो ऑर्फन टाइगर्स हैं जो वाइल्ड में छोड़े जाने लायक नहीं है, जो खुद शिकार करके नहीं खा सकते, उन लोगों को, उन टाइगर्स को इस एरिया में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे सफारी करवाई जाएगी। गॉट इट? सो ये मोटे मोटे ध्यान रख लीजिए कि स्टेट का नाम याद रखिएगा। ओडिशा वर्ल्ड की सबसे पहली जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं उनकी सफारी स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, चलो ऑलराइट। अब टाइगर रिजर्व की बात हुई है ओडिशा की, तो एक नाम तो आपने देख लिया सिमलीपल टाइगर रिजर्व, और एक और टाइगर रिजर्व है ओडिशा के अंदर। किस नाम से है? किस नाम से है? सतकोसिया। तो ये सिमलीपल की लोकेशन है, ये सतकोसिया की लोकेशन है। ये 2 टाइगर रिजर्व्स हैं ओडिशा के अंदर, सतकोसिया, सिमलीपल। ऑलराइट, सो कभी अगर आपको ओडिशा में टाइगर रिजर्व घूमने जाना है ना, तो सत से सैटरडे ले सकते हो, सैटरडे को ही घूमने जाइएगा, सिंपली मिल जाएंगे टाइगर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल की तरफ रुक करते हैं। अरुणाचल फास्ट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम झूम टू सेटल्ड फार्मिंग। झूम कृषि होती है, झूम कल्टीवेशन, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। सो अरुणाचल के साइड की कृषि को लेते हुए, एग्रीकल्चर को लेते हुए एक रिपोर्ट आई है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन देखा जा रहा है अरुणाचल में, जहाँ बहुत ज़्यादा झूम कृषि हुआ करती थी, झूम कल्टीवेशन, अब लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? जो नॉर्मल सेटल्ड फार्मिंग होती है कि एक ही खेत पे अपनी आराम से खेती करो, उसकी तरफ ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो रिपोर्ट है ये MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एजेंसी ने ये स्टडी की रिपोर्ट बाहर लाई है, जिसका टाइटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ इमेंस अपॉर्चुनिटीज विथ एशियन कंट्रीज। अरुणाचल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है, इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, एंड देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन अरुणाचल। ठीक है, तो ह्यूज पोटेंशियल है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल, MSME के क्षेत्र में एज पर दिस रिपोर्ट। और वहीं पे झूम कृषि की भी बात की गई, तो फटाफट से झूम कृषि हम देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, अब वहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं, उनको अगर एग्रीकल्चर करना है क्या करेंगे? तो एक एक जंगल काटोगे, फिर उस एरिया को जला दोगे ताकि वो लैंड क्लियर हो जाए, फिर उसके ऊपर एशेज हो जाती है, राख आ जाती है, वहीं पे वो लोग कृषि करते हैं। कुछ सालों तक करते हैं, 2-3 सालों तक। जब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो वो उस जगह को छोड़ के जंगल के दूसरे पैच को काट के जला करके और वहाँ पे कृषि करना चालू कर देते हैं। कम से कम 7-8-10 साल ये जगह खाली पड़ी रहती है, फिर फ्यूचर में कभी इसको वापस यूज़ कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक नुकसान बहुत भारी होता है कि आप जंगल, पेड़ बहुत कट रहे हैं, मिट्टी लूज हो जाती है, तो जो डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो उपजाऊ मिट्टी है वो चली जाती है। सो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। पर अब
झूम की साइड से हटके जब आप नॉर्मल कृषि की तरफ मूव कर रहे हो तो एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखा जा रहा है कि अब जो है यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह के रिसोर्सेज भी बचेंगे, प्लस बहुत सारी चीज़ें और डेवलपमेंट की आ सकेंगी। तो ये एक रिपोर्ट का क्रक्स है जो मैंने आपको बता दिया। सो ये जो ट्रैक होते हैं ना, जहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है, एक जगह खेती की शिफ्ट हो गए, फिर खेती की शिफ्ट हो गए, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिस जमीन पे की जाती है, जहाँ क्लियरेंस की जा रही है, उसको झूम कहा जाता है। और कुछ सालों तक वहाँ कृषि होती है, लेकिन काफ़ी सालों तक वो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। स्लैश और बर्न, काटो और जला दो और फिर कृषि करो, फिर मूव कर जाओ। तो इस तरह से कृषि की जाती थी। ओके, अगली जो खबर आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो कैबिनेट जो है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है कैबिनेट, उसने अप्रूवल दिया है 8500 करोड़ का कि हम ये 8500 करोड़ लगाएंगे टू प्रमोट कोल या लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर 3 कैटेगरीज। कोल या लिग्नाइट जो होता है, कोल का गैसिफिकेशन करना, यानी उसको गैस में कन्वर्ट करना, जिससे पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल की तरह यूज़ में ली जा सकती है, मिथेनॉल भी बन जाता है, हाइड्रोजन भी बन जाती है। तो कोल के गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने कितना अमाउंट मंजूर किया है? 8500 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट लाने की बात की है, और 3 कैटेगरीज के अंदर ये राशि डिवाइड की जाएगी। पहली कैटेगरी है जिसमें 4050 करोड़ दिए जाएंगे गवर्नमेंट पीएसयूज को इस तरह के गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स चालू करने के लिए। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 3850 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। पीएसयू तो है ही, और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी इसमें गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह चालू कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें 600 करोड़ प्रोविजन रखा गया है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी आप इंडिजिनस इंडिया में ही टेक्नोलॉजी ऐसी बनाइए जिससे ये गैसिफिकेशन के प्लांट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह और बेटर हो सके। तो इसके लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो बात समझ में आ गई, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 8500 करोड़ किसके लिए? कोल या लिग्नाइट के गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को लाने और शुरू करवाने के लिए। इसी से जुड़ी हुई बस अब ये न्यूज़ है, आपने वहीं पे समझ लिया। कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड इंसेंटिव्स, यानी जो ऐसा करेगा उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, उनको राशि भी दी जाएगी। ये सारी चीजें हैं फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अंडर 3 कैटेगरीज। तो वही चीज देखिए, कैबिनेट ने 3 श्रेणियों के तहत कोयला गैसिफिकेशन परियोजना के लिए प्रोत्साहन की दिशा में, इसीलिए इतना आउटले रखा है ना कि जो इस एरिया में काम करेंगे उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दी है, और इस योजना के तहत 8500 करोड़ रुपीस लगाए जाएंगे सरकार की तरफ से। 3 कैटेगरीज में, तीनों कैटेगरीज हमने देख ली, सेम बातें यहीं पे लिखी गई हैं। पहली कैटेगरी पीएसयू के लिए, सेकंड कैटेगरी प्राइवेट एंड पीएसयू के लिए, थर्ड कैटेगरी टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। अब भाई ये जो कोल गैसिफिकेशन है ये क्या है? वैसे मैंने आपको समझा दिया। कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप कोल को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हो, और लिक्विड फ्यूल भी होता है, साथ में गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, जिसको हम सिन गैस कहते हैं। ओके, एंड इसको पावर जनरेशन के लिए, मिथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह के लिए, इन सब के लिए काम में लिया जा सकता है। ओके, सो अगली जो खबर है वो एक कैंपेन रिलेटेड है जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने इनॉग्रेट किया है। कैंपेन का क्या नाम है? कैंपेन का नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमारा सम्मान है। तो उसमें लिखी हुई जो प्रिंसिपल्स हैं, जो खास बातें हैं, जो सबको जोड़े रखती हैं, उनको गांव-गांव तक फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट की गई है। किसने की है? जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक होने वाले हैं और इसलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली से। ठीक है जी, क्या है ये कैंपेन देखते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी इनॉग्रेटेड हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। साल भर लंबी ये कैंपेन होने वाली है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी ये? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलो बता दो, मिनिस्टर का नाम बताओ, यूनियन मिनिस्टर का, जो इस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं। सो इस कैंपेन का जो मेन एम है वो क्या है? टू रीअफर्म कमिटमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उनको वापस से और एनफोर्स किया जाए, स्ट्रांगली फील किया जाए, पहुंचाया जाए। और इस कैंपेन के तहत काफ़ी सारी थीम्स पे काम होगा। कुछ 3 थीम्स हैं इंपॉर्टेंट। सबको न्याय, हर घर न्याय, सब तक न्याय पहुंचे, लीगल सर्विसेज पहुंचे, नव भारत नव संकल्प, राइट, और तीसरी है विधि जागृति अभियान। तो ये मल्टीपल थीम्स इस पूरे साल भर की कैंपेन के दौरान चलाई जाएंगी। साथ ही साथ न्याय सेतु लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, न्याय सेतु जिसका मेन एम क्या है? लीगल सर्विसेज गांव-गांव, कूचों-कूचों तक पहुंच सके,
राइट। लीगल सर्विसेज यानी कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई जो भी आपकी लीगल सर्विसेज हैं, आप गांव तक भी पहुंचे। और फिर एक दिशा स्कीम है जिसके तहत एक बुकलेट भी लॉन्च की गई इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। दिशा स्कीम के तहत जो भी अचीवमेंट हुए हैं, राइट, एक्सेस टू जस्टिस, दिशा इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सेस टू जस्टिस, कितने लोगों तक जस्टिस पहुंचा पाए आप अलग अलग तरीकों से। दिशा का फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, और कितना आपने इस पे काम किया उससे रिलेटेड एक बुकलेट भी लॉन्च की गई। ठीक है, दिशा स्कीम के तहत टेली लॉ प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करके, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह को इस्तेमाल करके काफ़ी सारे लोगों तक प्री लिटिगेशन एडवाइस पहुंचाई गई है। प्री लिटिगेशन यानी कोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही आपको जो भी एडवाइजेस की जरूरत है, आप लॉयर तक ना पहुंचो, लीगल एडवाइस आपके द्वार पहुंच जाए, राइट। सो टेली लॉ प्रोग्राम के तहत 67 लाख सिटीजन्स ने प्री लिटिगेशन एडवाइस मोबाइल ऐप के थ्रू और ऑल्सो कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू उठाई है, और ये थी दिशा स्कीम्स, और इसी के से रिलेटेड बुकलेट वगैरह भी लॉन्च की गई है। ठीक है, सो कैंपेन और उसके दौरान क्या क्या होगा समझ में आ गया। आगे बढ़ें जी, चलो चलिए। सो अब प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड एक बात हमने पढ़ ली, हमने वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात पढ़ ली, अब हम प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड क्या पढ़ा था? कैबिनेट ने अप्रूव किया ना 8500 करोड़, वो पढ़ा था। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स कौशल भवन। प्रेसिडेंट साहिबा ने क्या इनॉग्रेट किया है? कौशल भवन इनॉग्रेट किया है। बस इतना जान लीजिए कौशल भवन क्यों, किससे रिलेटेड है। तो कौशल भवन एक न्यू बिल्डिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। अब यहाँ से ये मिनिस्ट्री काम करेगी। ठीक है, कौशल, देखो कौशल विकास योजना वगैरह कौन सी मिनिस्ट्री से डील करती हुई है? स्किल डेवलपमेंट से ही है ना, तो नाम भी वही है। कौशल भवन स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का नया ऑफिस हो गया अब, या बिल्डिंग हो गई। अगली खबर आ रही है केरला से, कोची से। सो कोची टू गेट एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी। कोची के अंदर बनने बहुत मतलब 99.99% तो तय हो ही गया है, बस एक फाइनल स्टेट अप्रूवल चाहिएगा। और कोची के अंदर बनने जा रही है एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी, और उससे रिलेटेड हम खबर देख लेते हैं। कोची टू गेट कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी फीचरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स सिटी तो बनी रही है, लेकिन देश की पहली कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगी ये, यानी कोई कार्बन फुटप्रिंट्स हम नहीं पर्यावरण को देंगे। ठीक है, सो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल और बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बनने जा रही है? कोची के अंदर, और इसी के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर फैसिलिटीज। उस क्रिकेट स्टेडियम की, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी होगी 40,000 सीट्स की। ठीक है, और ये कोची के अंदर भी कहाँ बनने जा रही है? तो छेंगमनाड़ विलेज है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही। तो 40 एकर्स का बड़ा लैंड है, वहां पे इसको डेवलप किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं जय शाह, उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया है, जो भी प्रपोजल था इस पूरी सिटी का। अब जो अप्रूवल है, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उस प्रपोजल को चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के हैं उनको हैंड ओवर किया है, वहां से अप्रूवल आते श्री गणेश हो जाएगा। 750 करोड़ अराउंड का ये इन्वेस्टमेंट पूरा लगना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अप्रूव्स ओएनजीसीज ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि जो ओएनजीसी है उसकी एक सब्सिडरी, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। और उस सब्सिडरी का क्या नाम है? टेंटेटिव नाम अभी जो रखा गया है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने अप्रूवल दिया है कि एक सब्सिडरी कंपनी बने ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अभी के लिए उसका नाम ये रखा गया है, चेंज हो सकता है बाद में अप्रूवल के बाद, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर आती है सुर्खियों में, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। क्यों आती है सुर्खियों में? क्योंकि इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स के लिए, ऑस्कर्स 2024 के लिए। ये इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है, यानी इंडियन प्रोडक्शन हाउस ने नहीं बनाई, लेकिन ये जो स्टोरी है ये इंडियन बेस्ड है। ये जो डॉक्यूमेंट्री रियल लाइफ पे होती है, तो ये इंडिया के अंदर इंडिया के एक परिवार की स्टोरी है जिसको डॉक्यूमेंट किया गया और उसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स के लिए। ऑफिशियल ट्रेलर क्यों बोल रही हूँ मैं, टू किल अ टाइगर, ये ऑफिशियल पोस्टर है उस डॉक्यूमेंट्री का, राइट। सो ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली सेटअप है, एक विलेज है इंडिया के अंदर, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया कहाँ की बात है। सो एक विलेज है इंडिया के अंदर, वहाँ की डॉक्यूमेंट्री है। एक फादर और एक डॉटर की स्ट्रगल है, डॉटर जिसका कि गैंगरेप हो जाता है और फादर जस्टिस के लिए कैसे अभी तक भी पूरे जुडिशरी सिस्टम से जूझ रहे हैं, वो सारी एक डॉक्यूमेंट्री इसके अंदर दर्शाई गई है। तो इंडिया सेट यानी इंडिया के अंदर, इंडिया पे बेस्ड या इंडिया के गांव पे रिकॉर्ड की गई, इंडिया के एक परिवार पे रिकॉर्ड की गई टू किल अ टाइगर,
क्या है टाइटल इसका? टू किल अ टाइगर, नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट ऑस्कर्स 2024। और भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं पर ये भी एक फीचर हुई है। सो इसको डायरेक्ट किया है निशा पाहुजा ने। निशा पाहुजा जो कि ऑफ कोर्स ओरिजिन रखती हैं कहीं ना कहीं इंडिया से, लेकिन अदरवाइज टोरंटो में बेस्ड फिल्म मेकर हैं। और एक छोटा सा इंडियन विलेज है जिसके ऊपर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री है। ये कनाडा का प्रोडक्शन है, इंडिया का नहीं है। और इसको ऑलरेडी जब फीचर किया गया था, प्रीमियर जो बोलते हैं हम, प्रीमियर किया गया था 2022 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ ये प्राइज जीत चुकी है एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड बेस्ट कैनेडियन फीचर फिल्म के तौर पे। इस बार जो ऑस्कर्स होंगे वो 96th ऑस्कर्स होंगे। ऑस्कर्स को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। 96th एनुअल अकेडमी अवार्ड्स कब होंगे जी? मार्च 10 को होंगे लॉस एंजलिस के अंदर। ओके, टू किल अ टाइगर। नेक्स्ट इंटरनेशनल रुख करते हैं थोड़ा सा। तो टर्की अप्रूव स्वीडन्स एंट्री इनटू नेटो। अब यहाँ ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई जगह आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि स्वीडन को नेटो में एंट्री मिल गई। अभी एंट्री नहीं मिली है, अभी भी हंगरी की तरफ से जब तक स्टैंपिंग नहीं आएगी ना, अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक स्वीडन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक खत्म हो गया है, क्योंकि टर्की काफ़ी समय से, 1 साल हो चुका था, टर्की अपना अप्रूवल नहीं दे रहा था स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए। अब फाइनली टर्की ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भैया आ जाओ। तो टर्की अप्रूव स्वीडन्स एंट्री इनटू नेटो, लेकिन अभी भी हंगरी की तरफ से अप्रूवल बाकी है, और तब तक स्वीडन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता, ध्यान रखिएगा। सो 1 साल के बाद टर्किश पार्लियामेंट ने फेवर में वोट कर दिया है। ओनली वन कंट्री, ओनली वन जो अभी भी रेटिफाई नहीं करा है जिसने, और जिसने अपना अप्रूवल नहीं दिया है, दैट इज हंगरी। अब देखिए, स्वीडन और फिनलैंड दोनों देश थे जिन्होंने अपना एप्लीकेशन लगाया था, इच्छा जाहिर की थी नेटो का मेंबर बनने के लिए 2022 में। सो फिनलैंड तो बन गया था मेंबर, राइट, और ये स्वीडन की कहानी अटकी हुई थी मेन टर्की की वजह से। टर्की ने अप्रूवल दे दिया, अब हंगरी का देखते हैं, आ जाएगा तो बन जाएंगे। फिनलैंड 31st मेंबर की तरह ज्वाइन कर गया था 2023 में ही, अप्रैल 4 को। गॉट इट? सो फिनलैंड लेटेस्ट मेंबर है नेटो का। कौन से नंबर का? 31st नंबर का मेंबर है। थोड़ा नेटो के बारे में देखें। चलिए, सो नेटो को 1949 में बनाया गया था। पॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है ये, और इसका जो भी देश हैं वो कौन कौन से देश इसमें जुड़े हुए हैं? यूरोपियन नेशंस और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज रशिया के अगेंस्ट एक तरह से ये बनी हुई है। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का फुल फॉर्म है। नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं ना उस हिसाब से। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है ये नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की। और उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसमें टोटल 31 मेंबर्स हैं या कंट्रीज हैं, जिसमें रिसेंट मोस्ट ज्वाइनिंग किसकी हुई है? फिनलैंड की हुई है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, जिन्होंने ही अब हंगरी को भी बुलाया कि भैया आप भी दे दीजिए, टर्की ने तो अप्रूवल दे ही दिया है स्वीडन के ज्वाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, WHO सर्टिफाइज केबो वर्डे मलेरिया फ्री। केबो वर्डे या केप वर्डे जिसे आप जानते हो इस नाम से भी, केप वर्डे को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है WHO की तरफ से। और ये तीसरा ऐसा अफ्रीकन कंट्री बन जाता है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। 3rd अफ्रीकन कंट्री टू डू सो। पहले 2 कौन से थे? मॉरिशस एंड अल्जीरिया। मॉरिशस एंड अल्जीरिया इससे पहले मलेरिया फ्री हो चुके हैं। मॉरिशस 73 में और अल्जीरिया 2019 के अंदर। अब केप वर्डे, फटाफट से केबो वर्डे की पोजीशन देख लीजिए। ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, यहाँ पे ये छुटकू छुटकू ये दिख रहा है, दिस इज केप वर्डे कंट्री। और इसकी कैपिटल क्या है? प्राया। प्राया। केप वर्डे एस्क्यूडो, CVE इज द करेंसी एंड होजे मरिया पेरेरा नेवेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ केबो वर्डे। नेक्स्ट हम आते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII जो है, उसने ग्लोबल नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल आउटब्रेक वैक्सीन। कुछ भी अगर आउटब्रेक होता है किसी भी तरह की बीमारी का और उसकी वैक्सीन बनानी है तो अफोर्डेबल वैक्सीन बना पाए वो, इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने एक ग्लोबल नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है। एंड वो नेटवर्क है CEPI ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। और ग्लोबल साउथ में ये ग्रोइंग नेटवर्क है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, तो रिसर्च भी फास्ट हो पाएगी, अफोर्डेबल रेट्स पे हो पाएगी, रिस्पॉन्सेज भी क्विक हो जाएंगे। CEPI का फुल फॉर्म है कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। गॉट इट जी? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने कंडक्ट की एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये डेजर्ट में आर्मी वार्मी नहीं करती, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इज एन इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज, और इंडिया के साथ 2 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है।
और ये कहाँ हुई है? ये अरेबियन सी के ऊपर हुई है, राइट। इंडियन एयरफोर्स ने ये ट्रायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ट्रायलेटरल यानी 3 पार्टीज इसमें शामिल होंगी, त्रिपक्षीय। फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स यानी फ्रांस की एयरफोर्स हो गई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स यूएई की हो गई। तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, इन तीनों ने मिलकर के किया है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। इंडियन, ये एयरफोर्स से रिलेटेड है, कहाँ? ओवर द अरेबियन सी ऑन 23 जनवरी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई MKI, MiG-29, जैगुआर, AWACS, ये सारे एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। सबके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जब 1-2 बहुत प्रोमिनेंट होते हैं तो उनके नाम याद रखने होते हैं, बाकी ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ डाल दिया गया है। ओके, अब कुछ और एडिशनल एक्सरसाइज देख लीजिए। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो पॉपुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, एक है एक्सरसाइज वरुण, नेवल एक्सरसाइज है ये, देन गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। ओके, देन इंडिया और यूएई के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल एयर एक्सरसाइज है, बायलैट इन यूएई बायलैट, जो कि नेवल एक्सरसाइज है, और जो हमने रिवीजन क्वेश्चन में भी देखी एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। चलिए स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं और फिर इकोनॉमिक न्यूज करके हम अब हमारे रिवीजन क्वेश्चंस लेंगे। सो सेकंड इंडियन गोल्ड विनर एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप। एशियन मैराथन चैंपियनशिप के अंदर इंडिया में अभी तक ओनली सेकंड गोल्ड मेडल लेने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इनका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। जैसे पान सिंह तोमर थे ना, ऐसे मान सिंह याद रख लीजिए। सो मान सिंह क्लिंचेस गोल्ड एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2022, जो कि कहाँ हुई? हांगकांग के अंदर हुई। और ये हिस्टोरिक मोमेंट था बिकॉज अभी तक इतने सालों में ये दूसरा गोल्ड है जो हम लेकर के आए हैं। सबसे पहला गोल्ड किसने लिया था? गोपी थोनकल ने लिया था, और 2017 में चाइना में जब एशियन मैराथन हुए थे तब। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। तो मान सिंह जी को याद रखिएगा। देन हमारे रोहन बोपन्ना बिकम्स द ओल्डेस्ट प्लेयर टू होल्ड नंबर 1 मेंस टेनिस डबल्स रैंकिंग। सिंगल्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये डबल्स में ही टॉप सीडेड हैं, यानी टॉप रैंक रखते हैं। सो रोहन बोपन्ना जो इंडिया के बिल्कुल जाने माने एस प्लेयर हैं, उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग अपनी डबल्स के अंदर हासिल की। और सबसे ओल्डेस्ट हम कह रहे हैं तो साल कितने हैं भाई? 43 ईयर ओल्ड है, इतने भी ओल्ड नहीं है ना, लेकिन टेनिस की फील्ड से काफ़ी ओल्ड रहेंगे। और उनके जो प्लेयर हैं जिनके साथ वो जोड़ी बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन, इन दोनों ने मिलकर के अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वार्टर फाइनल्स के अंदर अर्जेंटीना के पेयर को हराया है, और उसके बाद इनकी रैंकिंग जो है टॉप पोजीशन पे आपको अभी भी विद द एज 43 रोहन बोपन्ना की देखने को मिलेगी। अगली खबर आ रही है, HDFC बैंक फर्स्ट लेंडर टू इशू 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। HDFC बैंक पहला बैंक बन गया है, लेंडर का मतलब बैंक ही होता है जो पैसे दे रहा है आपको, ठीक है, जिसने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स टच कर लिए हैं। फर्स्ट लेंडर जो ये माइलस्टोन अचीव कर पाए, 20 मिलियन कार्ड जो कि इन फोर्स हैं, और इनको फॉलो कर रहे हैं SBI कार्ड, ICICI और एक्सिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स जितने इशू किए गए हैं। यहां से आप देख सकते हो। सो HDFC सबसे ज्यादा है, फिर SBI, ICI, एक्सिस। Then finally, government permits direct listing by Indian firm on GIFT IFSC's international market. ये न्यूज़ थोड़ी समझिएगा। गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि भाई जो हमारी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, यानी अभी तक स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, वो अब इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकती हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के अंदर, उसका जो IFSC इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे 2 मार्केट्स पे वो लिस्ट हो सकती हैं, और काफ़ी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर इनकी लिस्टिंग अलाउ की। क्यों करवा रहे हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग, क्यों अलाउ की है? ताकि फॉरेन कैपिटल भी आ सके, राइट, और हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उन्होंने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल 2019 अमेंडमेंट लाए वो, और उसके हिसाब से डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हो सकेंगी गिफ्ट IFSC के। और ये कौन सी कंपनीज है? ये अनलिस्टेड कंपनीज हैं, शायद बाद में मैंने लिखा होगा। लिस्टेड कंपनीज को अभी अलाउ नहीं किया, ये अनलिस्टेड को, लिस्टेड के लिए सेबी बाद में अभी रेगुलेशंस लाएगा। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, इनफ्लो आएगा देश के अंदर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और अभी तक इंडियन मार्केट में ही आप इन्वेस्टमेंट्स लेते थे, अब आप फॉरेन मार्केट से भी ले पाओगे, तो आपके पास इन्वेस्टर बेस भी बढ़ेगा,
राइट उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया है कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिसिबल जुरिस्डिक्शन रूल्स 2024। साथ ही रूल्स भी लेकर के आए हैं ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे, एकदम ओपन मार्केट की तरह नहीं हो जाए कहानी, जिससे क्या होगा कि कुछ लेवल ऑफ रेगुलेशन रखा जा सकेगा। अभी अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज के लिए चालू किया गया है, लेकिन बाद में जो है सेबी अभी काम कर रहा है ताकि जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए भी लाया जा सके ये ऑप्शन कि आप इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट खुद को करवा सकते हो। ठीक है, अभी दो जो परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिन पे लिस्ट की जा सकती हैं इंडियन कंपनीज, पहला है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, दूसरा है एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज। दोनों गिफ्ट आईएफएससी के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके, सो नाउ इज द टाइम। पूरा हमने पढ़ लिया है, कोई भी न्यूज़ नहीं छूटी है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो गई हैं। डेफिनेटली मैं हर बार बताती हूँ और मैं बताती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी स्ट्रेस के सेशन बड़ा हो जाता है, नो। पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको आदत है कि मैम 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा दो, काम खत्म कर दो। नहीं, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो, आपको न्यूज़ समझ में भी आनी चाहिए, दिमाग में रिटेन भी रहनी चाहिए, बीच में से कुछ भी सवाल पूछ लिया जाए तो आंसर भी कर पाओ। वो तभी होगा जब न्यूज़ समझ में आ रही होगी और दिमाग में टिक रही होगी। ठीक है जी, रिविजन क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आर यू रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करना। ओहो सॉरी, ये चेकआउट कर लीजिएगा परचम ऐप के ऊपर। सॉरी तो क्यों बोलेंगे, आप ही की मदद के लिए सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, बताना तो बनता ही है। तो परचम ऐप के ऊपर एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्स है पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके। नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो, फ्री क्लासेस। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो 2024 की, 100% जनरल अवेयरनेस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तैयार हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे आप। इसमें स्टैटिक जीके मैं ले रही हूँ, सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे, पूरे भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए पोस्टर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, परचम ऐप पे जाके इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ। इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, कौन सी एक्सरसाइज की बात हो रही है? इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइजेज विथ एयरफोर्सेज ऑफ विच कंट्रीज? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में भारतीय वायुसेना ने किन देशों की वायुसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किया? सो इंडियन एयरफोर्स तो थी ही, साथ में और कौन से देश थे जिनकी एयरफोर्सेज थी इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट? कौन से दो देश थे भाई? कौन से थे? फ्रांस एंड यूएई। वेरी गुड, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड इन हांगकांग? अभी जो एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 हुई है हांगकांग में, उसमें गोल्ड कौन लेकर के आया है? भारत के लिए ऑफ कोर्स कौन लेकर के आया है? मान सिंह जी, मान सिंह जी लाए हैं और ये दूसरा ही गोल्ड है अभी तक हमारा इन चैंपियनशिप्स में। चलिए, विच इंडियन बैंक बिकेम द फर्स्ट लेंडर इन द कंट्री टू इशू 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड? ये तो अभी पढ़ लिया। सो 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला भारत का कौन सा बैंक है भाई, जो सबसे शीर्ष पे आ गया है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर? HDFC बैंक, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बजट, व्हेन इज द हलवा सेरेमनी परफॉर्म्ड? हलवा सेरेमनी तो नहीं भूलोगे, है ना, मुंह में टेस्ट आ ही गया था हमको हलवा देख करके, इतना अच्छा। सो हलवा सेरेमनी बजट के कॉन्टेक्स्ट में कब की जाती है? ऑप्शन देखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द बजट वर्क चालू करने से पहले? नो। बिफोर द फाइनल बजट लॉक इन, फाइनल बजट को लॉक इन करने से पहले? पॉसिबल। आफ्टर द बजट इज फाइनलाइज, बजट हो गया पूरा, अब हलवा खा लो? नहीं। आफ्टर द बजट इज प्रेजेंटेड, बजट प्रेजेंट भी कर दिया, अब हलवा खा लो? नहीं। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट सिटी बी लोकेटेड? कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट सिटी जो भारत की पहली होगी वो कहाँ लोकेट होगी? क्योंकि बस अप्रूवल मिलने ही वाला है, एक अप्रूवल तो मिल चुका है। क्या होगा आंसर? कोचिन, केरला। ओके, कोची, KOCHI भी लिखते हैं, कोचिन भी लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई रियली होप सब समझ में आ गया होगा। PDF की जानकारी मैंने आपको दे दी है। परचम ऐप चेकआउट कर लीजिएगा, कोई भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको लेने हैं तो हेल्पलाइन नंबर आपको बता दिए हैं। अंटिल वी मीट टुमारो, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।